हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। तो स्टूडेंट्स, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। अब इंट्रोडक्शन देने की बारी है आपकी, लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दिया जाएगा जैसे कि मैंने दिया। आपको इंट्रोडक्शन देना कमेंट बॉक्स में, और वो भी अभी नहीं, लास्ट में, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तब। जैसा कि मैंने ये किया, ये कर रहा हूं, तो ये क्यों कर रहा हूं, क्या है ये जो चीज की मैंने, यही मैं सब आपको समझाने वाला हूं। ये सब है फिजिक्स। क्या है ये? फिजिक्स। फिजिक्स को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत सी जगह फिजिक्स को पढ़ा होगा, बट फिजिक्स को अगर आप प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। 9th से अभी तक अगर आपने फिजिक्स को नहीं पढ़ा है सही से, तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ईयर और इंटर, ये दो क्लासेस में मैं आपको फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आप आगे तक इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको दे दूंगा नोट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा, जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है भौतिक जगत। और ये भौतिक जगत चैप्टर जो है वो आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स लेवल में इससे क्वेश्चंस तो पुटअप नहीं किए जाते, बट आप लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ये पार्ट पढ़ना जरूरी है। तो इसका पहला जो चैप्टर है, उसका पहला जो हेडिंग है वो होगा फिजिक्स क्या है। सबसे पहली चीज है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वही चीज हमें जाननी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का राजा है। जैसा कि राजा है, अगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जैसे जैसे आप मेरे साथ बने रहेंगे आपको भी फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, बहुत ज्यादा। तो फिजिक्स के बारे में पहले नॉर्मली चीज बताते हैं, फिर बताएंगे इसकी परिभाषाएं जो कि आपको लिख कर आनी है। तो जैसे मैंने इस तरीके से ये करा, ये किया, तो ये सारी की सारी जो घटनाएं आपको दिख गया, अटपटा सा कुछ कर दिया मैंने, लेकिन ये करा क्यों, यही जानना जो है वो होता है विज्ञान। ये जो ऊपर से नीचे गिरा, इसके अंदर क्या नियम लगे हैं, ये ऊपर गया क्यों है, नीचे आया क्यों है, ये सारा क्या है, फिजिक्स है। इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे, जो जो घटनाएं हो रही हैं, यहां मैंने बजाया तो बजाने के बाद आपको साउंड आया, वो साउंड क्यों आया, क्या प्रोसेस हुआ, ये सारी की सारी फिजिक्स के अंदर ही समझी जाती हैं बातें। अब आई बात समझ में, मैंने ये क्यों किया, ये इसलिए किया जिससे कि आपको समझ में आए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। हमारे चारों तरफ विद्यमान जो कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब कुछ होती है प्रकृति। और प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं अगर, तो वो सारी की सारी प्रोसेस कहलाती है फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। यानी कि अगर हम कहें तो फिजिक्स प्रकृति है और प्रकृति ही फिजिक्स है। चांद का निकलना, चांदनी का हमारे तरफ आना, सूरज से गर्मी किस तरीके से आती है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, हमारी आवाज का आप तक पहुंचना, ये सारी की सारी घटनाएं हैं। इन सारी घटनाओं को जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम एक दूसरे को इनको समझने की कोशिश करते हैं, वही हमारी क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स जो है 15वीं सदी में एक वर्ड हुआ जिसको हमने इस तरीके से, अटपटा सा ये वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये जो वर्ड लिख रहा हूं, इस वर्ड को हम ये 15वीं सदी का अंदर ग्रीक भाषा में लिखा गया वर्ड है, जिसको आगे चलकर अब जो जानते हैं वो बोलते हैं फ्यूसिस। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूसिस। अब इस फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है इसका मतलब? प्रकृति, यानी कि नेचर। क्या होता है इसका मतलब? नेचर। तो हमने ये चीज जानी कि फिजिक्स को, जो कि इंग्लिश का वर्ड है फिजिक्स, उसको सबसे पहले ग्रीक भाषा के अंदर इस वर्ड से डिनोट किया गया, और इस वर्ड को हम बोलते हैं फ्यूसिस।
और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी कि हमें जो प्रकृति है वही नेचर है और नेचर ही प्रकृति है। और इसी वजह से फिजिक्स को हम प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन है इसकी। भौतिकी क्या है? भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहेंगे हमने तो 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी कि फिजिक्स जो होती है यानी कि जो भौतिक होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। इस फिजिक्स के अंदर ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होती जाती हैं। तो डेफिनेशन आपको यह भी है कि फिजिक्स की डेफिनेशन है भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं जो प्रकृति है वो प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। पहली चीज है द्रव्य और दूसरी चीज होती है ऊर्जा। क्या होती है दूसरी चीज? ऊर्जा। अब मैंने इसे फोर्स दिया, ऊर्जा, ठीक है। तो आप समझिए मैंने फोर्स क्यों किया ऊर्जा को। हर चीज के अंदर एक ना एक देखो, जानने की इच्छा रखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ बच्चे कहेंगे बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बोलना ही, इस चीज को जब बारीकी से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप आगे इसकी बिल्कुल मत करना वीडियो, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझने वाला है। मैं अगर फोर्स देकर बोल रहा हूं तो उसे समझिए मैंने फोर्स दी क्यों है। ऊर्जा जो होती है एक तरीके की एनर्जी, यानी कि एनर्जी को तो ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी होती है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। यानी कि हमें क्या होता है, एक एनर्जी फील हो रही है। इंग्लिश में एनर्जी से मतलब समझ रहे हैं ना कि एक ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा और द्रव्य, इन दोनों से मिलकर जो कुछ बनता है वो सब कुछ क्या? प्रकृति है, ठीक है। तो हम सबसे पहले द्रव्य को तो बच्चों समझते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य होता है मैटर, मैटर यानी कि द्रव्य। द्रव्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द्रव्य की डेफिनेशन है प्रकृति में व्याप्त वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाई जाती है। देखो भैया समझ लीजिए कि ये ज्ञानेंद्रिय पर मैंने एक लगाया, एक अप्रत्यक्ष पर और एक प्रत्यक्ष पर। इन वर्ड्स को आप जरा ध्यान से समझना कि हमने इन वर्डों को समझते हुए चलेंगे तो अपने दिमाग के कोने कोने में बैठा लीजिए। वर्ड टू वर्ड अगर आप समझते हुए चल रहे हैं आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने वाली है, और अगर वर्ड टू वर्ड नहीं समझ रहे तो फिजिक्स आपको बिल्कुल रद्दी है आपके लिए। तो प्रकृति के अंदर चारों तरफ विद्यमान जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या होता है? द्रव्य होता है। नॉर्मल सी बात तो ये है कि जो भी हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? द्रव्य है। अब द्रव्य को कहीं ना कहीं हमें डेफिनेशन करके तो लिख के दिखानी पड़ेगी, तो डेफिनेशन आपके सामने लिख दी। तो इस डेफिनेशन के अंदर हर चीज जिसके अंदर द्रव्यमान है, जो स्थान घेरती है, जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाई जाती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब हमें दिखाई दे रही है, अप्रत्यक्ष मतलब दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि यहां पर एक वर्ड दिखाई दिया वायु। क्या वायु को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन वायु के अंदर भी भार होता है और उसका द्रव्यमान होता है। कैसे पता चलेगा? जब हम देखो, ये आपको क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट के अंदर दूसरा इसका एग्जाम्पल देना। पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि वायु का पता कैसे चलता है। पहला, गुब्बारे के अंदर हमने हवा भरी, गुब्बारे के अंदर, तो हवा भरने से गुब्बारा इतना सा था, वो फूलता जा रहा है, मोटा हो गया। तो मोटा हो गया इसका मतलब उसके अंदर जो स्थान था वो किसी चीज ने घेर लिया। वो किसने घेरा? वायु ने। अब गुब्बारे को अगर हम बांध देंगे, छोड़ देंगे, तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसका मतलब उसके अंदर वजन है, तो वजन की वजह से तो नीचे गिर गया। तो वजन का मतलब ही तो भार होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वायु के अंदर भी क्या होता है? भार होता है, और वायु स्थान भी घेरती है, और उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। अब उसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। आंख के द्वारा हम देख सकते हैं, नाक के द्वारा सूंघ सकते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं, हाथ है आपका जो यानी कि त्वचा, त्वचा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अनुभव करते हैं किसी चीज को, ठंडा है, गर्म है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं त्वचा के द्वारा। सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सब चीजें पता चलती हैं त्वचा के द्वारा। तो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनका अनुभव कर सकते हैं वो सभी क्या है? द्रव्य हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? पत्थर, लोहा। अब हमने एक पत्थर को छुएंगे तो हमें पता चल जाएगा पत्थर है। अगर देखे बिना हमने छू लिया इस तरीके से तो पता चल रहा है कि कोई हार्ड चीज है, पत्थर लग रही है, ठीक है। लोहा, सोना, वायु, रुई, जल। जल क्या है? पानी है। पानी, जल, तो जल क्या है? हम अनुभवी तो करते हैं, उसको देखते हैं। उसका कलर क्या है? हमें नहीं मालूम, कलर उसका कुछ नहीं होता है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि, ये सब क्या है? द्रव्य हैं।
तो द्रव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, वायु स्थान घेरती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका कोई अगर आपके माइंड में आ रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसके द्वारा पता चले कि वायु स्थान घेरती है। एनर्जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसको अगर हम काम कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम अगर सोते हैं तो सोने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। आंखों के पलकों को अगर झपक रहे हैं तो उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर हमने हाथ हिलाया है तो ऊर्जा की जरूरत है। जैसा कि हम किसी मशीन को बनाते हैं, कोई रोबोट बनाते हैं या कोई कार खरीद के लेके आते हैं खिलौने वाली, उसके अंदर हमें सेल डालना पड़ता है और सेल खत्म हो जाता है तो वो कार नहीं चल पाती है। उसे चलाने के लिए हमें दूसरा सेल लेकर आना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है उस सेल के अंदर क्या थी, ऊर्जा थी, जिसको डालते के साथ उसमें करंट फ्लो हुआ और वो क्या हुई, चलने लगी, स्पीड आने लगी उसके अंदर। तो मतलब हर किसी काम को करने के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज को काम करने के लिए जो शक्ति मिलती है, जो क्षमता मिलती है, वही क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होते हैं, बहुत सारे स्वरूप होते हैं। वो स्वरूप क्या हैं? ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊष्मा मतलब हीट, यानी कि गर्मी के रूप में। प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, ध्वनि के रूप में प्राप्त होती है, द्रव्य की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में और नाभिकीय ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। यानी कि ये सारे क्या हैं, ऊर्जा के स्वरूप हैं। आपको मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ऊर्जा किस चीज से मिलती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमने देखो द्रव्य को समझ लिया, ऊर्जा को समझ लिया। अब जो हमने डेफिनेशन फिजिक्स की लिखाई थी, वो डेफिनेशन होने के बाद जब द्रव्य और ऊर्जा दोनों प्रकृति के अंदर, यानी कि प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है, ये चीज तो हमने पता चल गई। अब कुछ समय जब गुजरता गया तो इन्वेंशंस होती रहती हैं। जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में खुजली हो रही थी, वो सारे के सारे देख रहे थे कि भैया क्या चीज हो रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, जो पहले वैज्ञानिक थे वो सब समझते थे कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि द्रव्य अलग है और ऊर्जा अलग है। लेकिन बाद में कोई एक ऐसे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने हमें एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन को बोलते हैं E बराबर mc²। ये जो इक्वेशन दी हमको, इसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इस समीकरण के द्वारा उन्होंने बताया, पूरे संसार को ये चीज बताई गई कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो इस डेफिनेशन के बाद, मतलब इस इक्वेशन के आने के बाद, आइंस्टीन ने जब इस चीज पर रिसर्च की और इसके आने के बाद अब भौतिक की डेफिनेशन में फिर परिवर्तन हो गया। अब वो क्या परिवर्तन हुआ वो देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये जो है आपका, जब E बराबर mc² हमें आइंस्टीन ने दे दिया समीकरण, तब इसके बाद इस डेफिनेशन के अंदर सुधार किया गया, यानी कि भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन को और थोड़ा सा वर्ड्स ऐड कर दिए गए। किसकी वजह से? इस m और E की वजह से। अब m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। E होती है ऊर्जा, C होती है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसे C से डिनोट करते हैं। जो इसका वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी जो राशि है C का जो मान होता है, यानी कि जो प्रकाश की चाल है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जब ये इक्वेशन आ गई उसके बाद इस डेफिनेशन के अंदर चेंजिंग हुई कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान इन दोनों को ऐड कर दिया गया, उनकी अन्योन्य क्रिया, इन दोनों की एक दूसरे में आने वाली क्रियाओं का, तथा रूपांतरण की ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जाता है, इनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो मींस क्या है कि हमने डेफिनेशन में लगातार सुधार होते चले गए।
तो यहां से आपको फिजिक्स के बारे में सारी डिटेल आपको पता चल रही है। अब बढ़ते हैं फिजिक्स के कार्य क्षेत्र। अब भौतिक हमने जान गए भौतिक के बारे में, अब भौतिक का कार्य क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसका कितना कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र हर किसी का बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कार्य क्षेत्र का मतलब हो गया कहां कहां उसका वर्क चलेगा। तो भौतिकी का जब हमने प्रयोग करना स्टार्ट किया तो भौतिकी के बहुत बड़ा विस्तृत कार्य क्षेत्र हो गया कि उसका अनलिमिटेड हो गया, समझ रहे हो। तो उसको जानने के लिए एक इंसान के बस की बात नहीं थी, उसको हर चीज के लिए उन्हें डिवाइड करना पड़ा। ठीक, तो फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि जो उसके कार्य क्षेत्र को, फिजिक्स को नहीं, उसके कार्य क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला बोला स्थूल, दूसरा बोला सूक्ष्म। स्थूल मतलब मैक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक। देखो, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। मींस हमने देखा कि फिजिक्स में हमारी प्रकृति के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें भी हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़ी चीजों पर अध्ययन कर रहा है तो वो छोटी चीजों पर अध्ययन नहीं कर पाएगा। यहां हमने कुछ लॉज हुए, कुछ सूत्र, मतलब जो लॉ मतलब होते हैं क्या चीज, लॉ मतलब सिद्धांत। जो सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हुए जो कि बड़ी चीजों पर काम कर रहे थे, छोटी चीजों पर काम नहीं कर रहे थे। इनका दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, उसके लिए अलग अलग प्रयोग हो रहे थे और दूसरे के लिए अलग प्रयोग हो रहे थे। दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा था कि एक को तो बड़े प्लस वाले पैमाने से नापना था, एक को माइनस वाले पैमाने से नापना था। तो वहां पर हमने फिजिक्स को, मतलब हमने नहीं, उस समय के वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांट दिया उसके कार्य क्षेत्र को। पहला रखा स्थूल, दूसरा रखा सूक्ष्म। अब इनके बारे में हम, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलिक स्तर की परिघटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसकी व्याख्या के लिए चिरसंबद्ध यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसकी 5 शाखाएं हैं। बच्चों समझ लीजिए कि जो हमारा स्थूल है, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को हमें देखना है, तो बड़ी चीजें जो होती हैं उनको बोलते हैं पार्थिव। पार्थिव मतलब बड़ा, या फिर खगोलीय। खगोलीय मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, सूरज, चांद, सितारे, ये सारी चीजें जो हमें ऊपर दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, खगोल होती है। खगोल विज्ञान, इनके लिए अलग विज्ञान बनाया गया। तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, पिंड वगैरह हो गए, उनके स्तर की जो परिघटनाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया किसके अंदर, स्थूल के अंतर्गत। इसकी व्याख्या के लिए, जो इसकी व्याख्या की गई, इसकी व्याख्या के लिए चिरसंबद्ध यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो इंग्लिश में आपको इजी लगेगा, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स अच्छे लगते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसका हिंदी का नाम जो होता है वो होता है चिरसंबद्ध यांत्रिकी के सिद्धांत का उपयोग किया गया। इसकी 5 शाखाएं होती हैं। ठीक है, अब वो 5 शाखाएं कौन कौन सी? मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, दोलन तथा तरंग, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये इसकी क्या होती है, 5 भागों में इसको बांट दिया गया है, 5 क्षेत्रों में, यानी कि 5 इनकी शाखाओं में इसको रूपांतरित कर दिया गया, बांट दिया गया। अब इसके बारे में सब कुछ जानना है तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे का सब कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक एंड थैंक यू।